हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक अध्ययन ज्योग्राफी क्लास 6 टॉपिक आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। और बता दें दोस्तों, अधिगम के लिए मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल अध्याय 5 देखते हैं। इसमें जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यह जीवित रह सकता है। मानव यहाँ पे है सो जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। अब बता दें दोस्तों, जो पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं इस क्षेत्र को है सो भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें पृथ्वी के चारों ओर से घिरी है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। और जो पृथ्वी की परतें हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैसों से घिरी हुई है, उसे है सो वायुमंडल कहा जाता है। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर बहुत बड़े भाग में जो जल पाया जाता है तो जल मंडल कहा जाता है। बता दें दोस्तों, पृथ्वी में एक हिस्सा में भूमि है, बाकी 3 हिस्सा में क्या है, जल है। तो उस क्षेत्र को है सो जलमंडल कहते हैं। और जो स्थल है उसे है सो भूमंडल कहा जाता है। और इसके चारों ओर जितनी गैसें भरी हुई है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, वायुमंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5.1 है, जो कि सभी एक महासागरीय, जो प्रशांत महासागर है, इधर हिंद महासागर है, सभी है सो एक में जुड़े हुए हैं। यहाँ मुख्य देख लेते हैं शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, और एटमास का अर्थ है वाष्प, और ह्यूडर का अर्थ है जल। तब बायो बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? तो इसमें से बायोस्फीयर बना सकते हैं और भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इधर। समुद्र जल का तब सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। और बता दें दोस्तों, जो समुद्र जल का तल सभी जगहों पर समान होता है और स्थल की ऊंचाई समुद्र के तल से मापा जाता है। पानी कहा जाए इस तरह के स्थल है, यहाँ पे जल है, तो इस तल से इसका हाइट है सो मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। जो तल रहता है और तल को है सो शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल
8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आप जानते हैं या कभी आप कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? यहाँ पे देखेंगे महाद्वीप के बारे में। और बता दें दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से जो शिखर माउंट एवरेस्ट है, यह सबसे ऊंची शिखर है, जो कि 8,848 मीटर ऊंची है। और जो मैरियान गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो यह ध्यान रखने योग्य बातें हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। यह महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में के मानचित्र पर देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। बता दें दोस्तों, जो स्थल का भाग है अधिकतर है सो उत्तरी गोलार्ध में अधिक पाया जाता है, जो कि दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका है, इधर अटलांटिक है, प्रशांत है, यहाँ पे हिंद महासागर है। तो अधिकतर ये सभी क्या है, विषुवत रेखा से इधर उत्तरी गोलार्ध में अधिकतर पाया जाता है। और जितने सारे देश भी हैं, अधिकतर उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा देशों की इधर संख्या है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया पश्चिमी में यूराल पर्वत है, जो इस यूरोप से अलग करता है। और बता दें दोस्तों, जो यूराल पर्वत है, जो यूरोप से अलग करता है। चित्र 5.1 में यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया या यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट टर्म है। यूरोप एशिया का से सबसे छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप पर लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप देख पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर के तीनों रेखा गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो अफ्रीका में स्थित है। और जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व का सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा के विरुद्ध किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट टर्म है दोस्तों। इसमें देखे थे हम लोग कि सहारा रेगिस्तान कहाँ है, तो अफ्रीका में है। दक्षिण महाद्वीप से चारों ओर महासागरें घिरी हुई है। और इसमें एक और कहा गया है कि जो विश्व के मानचित्र में आप देखेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी जो है कि नील नदी, यह भी है सो अफ्रीका में है। और यहाँ पे बताया गया है कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त ऐसा किन किन भागों से होकर गुजरती है। तो यह है सो चित्र में देखने के लिए कहा है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों।
जो कर्क रेखा यहाँ से गुजरी है, तो यहाँ पे है एशिया। एशिया में ऐसे भारत है, इधर अफ्रीका से है और इधर उत्तरी अमेरिका से गुजरे हुए हैं। जबकि है सो विषुवत रेखा भी है सो एशिया का है सो इस क्षेत्र को टच करता है। तो यहाँ अफ्रीका है, इधर दक्षिणी अमेरिका से गुजरा हुआ है। और मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका जो कि इंडीज पर्वत श्रृंखला को काटते हुए है सो आगे निकला हुआ है। और यहाँ पे है सो ऑस्ट्रेलिया में भी है सो मकर रेखा गुजरी हुई है। अब यहाँ पे इधर रॉकी पर्वत है और इधर एंडीज पर्वत है, और ये एटलस है, अल्पास है। और जो नील नदी है अफ्रीका में यहाँ पे गुजरी हुई है। और जो यूराल पर्वत है यूरोप और एशिया दो भागों को है सो बांटता है, यहाँ पे है, जो कि यूरेशिया के नाम से इसको जानते हैं इस क्षेत्र को। तो यूरोप और एशिया दोनों को जोड़ दिया गया है, तो यूरेशिया इसको नाम से बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग अध्ययन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1 में दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है, जो कि हम लोग 5.1 में नील नदी के बारे में देखे थे, किधर से किधर बहती है। और बता दें दोस्तों, इसमें जो जल संधि है, तो 2 देशों को बीच को जोड़ने वाली रास्ता या स्थान है सो उसको स्थल संधि कहते हैं। और जल संधि में है सो कि अगर एक देश या दूसरे देशों के बीच कोई रास्ता जलीय के द्वारा है सो जोड़ा जाता है, तो उसको है सो यहाँ पे जल संधि कहते हैं। और जल संधि में पानी का संकरा भाग होता है, जो 2 बड़ी जलाशयों जैसे समुद्र या महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसको हम है सो जल संधि कहते हैं। और स्थल संधि का भी देख लेते हैं। इस स्थल संधि का एक सकरा भाग होता है, जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से सागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ द्वीपीय या महाद्वीपीय कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए है सो हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार के स्थानीय मानव निवास नहीं है। बहुत से देश यहाँ पे है सो क्या है, शोध केंद्र स्थिति है। यहाँ पे बहुत ऐसे सारे देश हैं जो कि यहाँ पे शोध केंद्र स्थापित किए हुए हैं, जो कि भारत के भी यहाँ पे शोध संस्था है, जो कि मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जानते हैं। जलमंडल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल 97% अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं इतना अधिक खारा होता है कि यह पीने लायक नहीं होता है। बर्फ एवं पर्वतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जो जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता
है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। और बता दें दोस्तों, जितने भी है सो यहाँ पे 100% जल है, उसमें मात्र है सो पीने लायक 2.5% जल ही है जो अलवण जल है। बाकी है सो लवणीय जल है जिसमें साल्ट की मात्रा अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महासागर के बारे में। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से यह भी इम्पोर्टेंट है। महासागर कितने हैं? तो 5 हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अब महासागर में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियान गर्त प्रशांत महासागर है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, जो विश्व का दूसरा महासागर है, बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा को एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक तंदुरित है। यह अनियमित एवं तंदुरी तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। जो अंटार्कटिक महासागर है वह व्यापार की दृष्टि से बहुत व्यस्त महासागर है। और जो यह महासागर है जो कि एस साइज के है। और यह जो है अटलांटिक महासागर, यह सबसे बड़ा में दूसरा स्थान है। जो कि तंदुरुस्त तटरेखा, जो इसकी किनारे किनारे रेखाएं हैं, ये रेखा है। और यहाँ पे बेसाल्ट और डॉल्फिन। नेक्स्ट इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम से किसी देश या नाम पर यानी भारत नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जोड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से भी घिरा हुआ है। जो कि दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर घेरता है। और अटलांटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर कितना है? 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। और हिंद महासागर के नाम से है सो भारत का नाम है सो रखा गया है। और जो कि एशिया, पश्चिम अफ्रीका तथा पूर्व ऑस्ट्रेलिया में भी स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायुमंडल के बारे में। जो कि यहाँ पे भूमंडल है,
और वायुमंडल के यहाँ पे पढ़ते हैं क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, जो कि एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न सीटेट में सो पूछ ही लिया जाता है। अब हम लोग है सो वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे पृथ्वी चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल यह पतली परत है, ईश्वर ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों के सूर्य को कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। वायुमंडल देखते हैं 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर है सो इसको 5 परतों में बांटा जाता है। इस परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग, आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। बता दें दोस्तों कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में है सो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन। तो इसमें है सो कह रहा है जो कि साफ तथा शुष्क हवा 99% भाग है। आयतन जो साफ है सही है सो 99% है और पूरा टोटल में, और जिसमें कि नाइट्रोजन है सो कितना है 78% नाइट्रोजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन की मात्रा कितना है 1% है और 21% है ऑक्सीजन की मात्रा O2 21%। जबकि नाइट्रोजन प्राणियों वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। नाइट्रोजन है सो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी की के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। और कार्बन डाइऑक्साइड है सो पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई या मानव के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा की अवशोषित करता है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। या पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व से भी भिन्नता आती है, माने अलग है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने की कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए इन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है, जैसे कि हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान को अलग होती है। कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायुमंडल उच्च दाब निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल जीवस्थल जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह भाग जहाँ जीव मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों को बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणियों जीवित रहने के लिए दूसरे तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। यह यहाँ पे है सो वायुमंडल है, जलमंडल है और स्थल मंडल है, जो कि पूरा एक बायोस्फीयर का निर्माण करता है। जो यहाँ पे स्थल मंडल में जीव जंतु पाए जा रहे हैं और जलमंडल में भी जीव जंतु यहाँ पे पाए जा रहे हैं, जो कि यह है सो जैव मंडल को पूरा दर्शाता है। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ जीव मंडल के जो प्राणी है इसको
जीवमंडल के प्राणी हैं, इसको दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है सो जंतु जगत, दूसरा है सो पादप जगत। परिमंडल आस परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों का काटा जा रहा है तो ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, पृथ्वी की सतह परिवर्तन हो जाता है। हाल में ही सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का एक कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों एवं प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसमें हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि प्राकृतिक आपदाएं जो भूकंप के पृथ्वी के सतह में परिवर्तन हो जाता है और हम है सो सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ भाग पानी में है सो हाल में है सो डूब गया था, जो कि झील तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से इनका जल मानव इस्तेमाल लायक नहीं रह जाता है और यह दूसरे जीवों को भी है सो नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी तापमान में वृद्धि हो रहा है। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, जो भूमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है, यह तीनों का है सो एक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर संतुलन नहीं रहेगा तो यहाँ पे जीवों के लिए या जैव मंडल के लिए है सो यह खतरा बन सकता है। और इसमें जो पृथ्वी के संसाधन है, इसका जितना ज़रूरी है उतना ही है सो उपयोग करनी चाहिए, यह बात है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रश्न अभ्यास की ओर और एग्जाम की दृष्टिकोण से देखते हुए प्रश्न यहाँ पे 2 से देखते हैं, जो कि इसमें सही उत्तर को चिन्हित करना है, जो कि यहाँ से भी सी टेट में है सो 1 या 2 प्रश्न इस चैप्टर से भी लिया जाता है, उठा लिया जाता है। कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करता है? तो हम लोग इसमें पढ़े थे कि जो यूराल है, यूराल पर्वतीय श्रृंखला या जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन 2 है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा है? तो यह है सो नहर के थ्रू है सो जल संधि जो पनामा नहर है उससे जुड़ा हुआ है। तीसरा देखते हैं, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये सबसे अधिक है नाइट्रोजन का। प्रश्न 4 में देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? तो पृथ्वी का जो ठोस है सो थलमंडल से बना हुआ है, जो कि ठोस चट्टानों से बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न 5, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। यहाँ पे खाली स्थान है, इसको भर लेते हैं, यह भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी का सबसे गहरा गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है, तो यहाँ पे खाली स्थान है। तो कौन सा है सो प्रशांत महासागर में गहरा स्थान माना गया है? तो मरियान गर्त, मरियान गर्त इस स्थान को है सो गहरा माना गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खाली स्थान है दोस्तों, दूसरे प्रश्न में, महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। तो कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है, जिसका नाम से है सो भारत का नाम रखा गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे खाली स्थान है, स्थल एवं हवा का एक सीमित भाग जो जीवन के लिए सहायक है। तो यह है सो क्या है? जीवमंडल।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे यूरेशिया कहा जाता है, जो कि यूरोप और एशिया जोड़ के बना हुआ है, इसको हम यूरेशिया कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, खाली स्थान है यहाँ पे, तो पृथ्वी का ऊंचा पर्वत शिखर हम लोग देखे थे माउंट एवरेस्ट, जो कि कितना है 8,848 मीटर। और बता दें दोस्तों, ज्योग्राफी क्लास 6 है का चैप्टर 5 है, जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, और इससे संबंधित MCQ भी है सो किए, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बता दें दोस्तों, यह सेशन आप लोग को अच्छा लगा हुआ होगा, तो आप लोग है सो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।